हेलो टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वराज IAS में और मैं आपका अपना क्रांति सर। आज के ज्योग्राफी के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है वनस्पति। तो चलिए देखते हैं कि वनस्पति से संबंधित कौन कौन से टॉपिक आज हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वनस्पति क्या होता है। वनस्पति कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। देखिए, जब हम वनस्पति की बात करते हैं तो यहाँ पर हम पौधों के समूहों को ही परिभाषित कर देते हैं। मतलब कि आप सामान्य शब्दों में समझोगे कि पौधों का समूह, बस आप इतना याद रखो, पौधों का समूह, उसे आप क्या कहोगे? तो है वनस्पति। अब यहीं पर ही एक और बात आता है, वो है प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ देखिए बात क्या आ रही है, प्राकृतिक वनस्पति की। प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति मतलब कि यहां पर ये जो पौधों का समूह आपने लिया है वही है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो पौधों का समूह है वो प्राकृतिक तौर पर उगेंगे। वो जो वृद्धि कर रहे हैं पौधों का समूह, उसमें किसी भी प्रकार का मानव हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्या कहा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बिना मानव के हस्तक्षेप, बिना मानवीय हस्तक्षेप के, बिना मानवीय हस्तक्षेप के पौधों का वह समूह जो प्राकृतिक वातावरण में उग रहा है बिना मानवीय हस्तक्षेप के। अब आप यह भी जानते हो कि ऐसे बहुत से वनस्पति है जहां पर मानव का हस्तक्षेप होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप चाहो तो गंगा के विशाल मैदान में अगर आप देखोगे तो वहां पर मानवीय हस्तक्षेप की वजह से प्राकृतिक वनस्पति में भिन्नताएं भी हमें पाई जाती है। तो ये जो मानवीय हस्तक्षेप करते हैं उसके कारण क्या है? अगर बाय द वे ऐसा पूछ लिया जाए आपके पास, तो कारण अगर देखें मानवीय हस्तक्षेप के, तो अगला जो बिंदु है, हमें मानवीय हस्तक्षेप के पीछे के कारण को जानना होगा। मानवीय हस्तक्षेप के पीछे के कारण, तो कारक क्या क्या हो सकते हैं? कारक मानवीय हस्तक्षेप की मैं बात कर रहा हूं। तो पहला, जनसंख्या का वृद्धि होना। जनसंख्या का वृद्धि। क्यों जनसंख्या वृद्धि यहां पे बात की जा रही है, इसे समझेंगे। जनसंख्या वृद्धि की इसलिए बात की जा रही है क्योंकि जब जनसंख्या का वृद्धि होगा तो आपको परिणाम स्वरूप इस बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव प्राकृतिक संसाधनों पर दिखाई देता है। प्राकृतिक संसाधनों पर, खनिज हो गया या फिर पेड़ पौधे जैसे हो गए, जो कि वनस्पतियों की भिन्नताएं ला रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इस कारक में पहला आपने जनसंख्या वृद्धि दिया, तो आप जानते हो कि जनसंख्या वृद्धि होने पर अब इन्हें अपने रहने के लिए जमीन चाहिए, भूमि चाहिए। तो ये क्या करेंगे? अधिग्रहण भूमि का विस्तार करेंगे। यहाँ देखिए, अधिग्रहण भूमि का विस्तार। अब ये जो अधिग्रहण भूमि का इन्होंने विस्तार किया है, इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा प्राकृतिक वनस्पति पर? तो जब आप अधिग्रहण करोगे किसी भूमि का, तो आप जाहिर सी बात है वनों को काटोगे, और वनों को अगर काटोगे तो वहां की जो प्राकृतिक वनस्पति थी उनमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आपको दिखाई देता है। तीसरा इसी से संबंधित है, जनसंख्या वृद्धि से, इसलिए उसे एक आधार के तौर पर देखा गया। वो यह है कि अब इनकी मांग बढ़ेगी कि इनके भोजन की व्यवस्था पूर्णतः हो सके, तो इन्हें कृषि कार्य करना होगा, और कृषि कार्य के लिए फिर से वनों की ओर बढ़ेंगे, वहां कटाई करेंगे। मतलब प्राकृतिक जो वनस्पति थी उनकी वृद्धि में हस्तक्षेप हो रहा है मानवीय तौर पर। तो तृतीय जो आप कारक याद रखोगे मानवीय हस्तक्षेप के, वो है कृषि कार्य, ये आप याद रखो। तो ये थे वनस्पति, क्या है? पौधों का समूह। प्राकृतिक वनस्पति ऐसे पौधों का समूह जहां पे मानवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ है, और अगर कहीं मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है तो प्राकृतिक वनस्पति में भिन्नताएं पाई जाती हैं। और मानवीय हस्तक्षेप के तीन कारक, जनसंख्या वृद्धि, अधिग्रहण भूमि का विस्तार, और कृषि कार्य के लिए भूमि का अधिग्रहण करना, ये तो आपको दिखाई दिया। अब प्राकृतिक वनस्पति में भिन्नताएं भी पाई जाती है, और उन भिन्नताएं जो पाई गई है वो 6 प्रमुख वर्ग क्या है उसका वर्गीकरण हम जानेंगे, जो कि दिया गया है चैंपियन और सेट के द्वारा। वो क्या है? उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए। यहां पर कहा जा रहा है वन। जब यहां पर अगर वन का इस्तेमाल हो जाए तो आप यह समझोगे किसी विशेष भूमि क्षेत्र में पेड़ों का आच्छादन
वही कहलाता है वन, और कुछ नहीं। बस इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। तो चलिए अब हम चलते हैं वर्गीकरण करने के लिए। वर्गीकरण कर लिया जाए। चलिए, किसका वर्गीकरण किया जा रहा है? भारतीय प्राकृतिक वनस्पति का। तो वनस्पति का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। वनस्पति वर्गीकरण, और ये जो वनस्पति का वर्गीकरण किया गया है, इसे देखिए, वो किया जाएगा, दो व्यक्तियों का यहाँ पर नाम आएगा, उन्हें हम देखते हैं। पहले 1936 में अगर हम बात करें, 1936 जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब नाम आपको सुनने मिलेगा, वो है चैंपियन। चैंपियन, जिनके द्वारा वर्गीकरण यहाँ किया गया। और जब देश आजाद हुआ तो 1968 में पुनः इनका नाम आपको सुनने मिलेगा 1968, जिसमें कि चैंपियन के साथ एक और नाम आप अध्ययन करेंगे, वो है सेठ। तो ये दो नाम आपको सुनने मिलेगा जिन्होंने भारतीय वनस्पति का वर्गीकरण किया। और वर्गीकरण के आधार को अगर देखा जाए, चलिए वर्गीकरण के आधार क्या था? आधार की अगर हम बात करें तो आधार के तौर पर आपको भौतिक पर्यावरण, आप यहाँ लिखिए, भौतिक पर्यावरण आपको दिखाई दे रहा है, भौतिक पर्यावरण। और इस भौतिक पर्यावरण के साथ ही साथ कुछ अन्य जो आधार है, आप उनका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मौसम, आप चाहे तो यहाँ पे जलवायु, आप चाहो तो यहाँ पर ऊंचाई लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर और बिंदु बढ़ाना चाहे तो तापमान और वर्षा, जो कि मुख्य आधार होता है वर्षा, अगर बात करें तो ऊंचाई, पादप के जो स्वरूप होते हैं उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। तो ये थे वर्गीकरण का आधार। अब इसी वनस्पति वर्गीकरण से संबंधित कुछ और अगर हम तथ्यों को देखें तो वो क्या तथ्य हो सकता है, उसे देखते हैं कि वो वर्गीकरण कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम आपको ये याद रखना होगा कि चैंपियन और सेठ के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया, वो 16 मुख्य वर्ग की उन्होंने सर्वप्रथम बात की थी। सबसे पहले 16 मुख्य वर्गों को उन्होंने 221 उपवर्ग में विभाजित किया था। उपवर्ग कितने? 221। और लास्ट में फाइनली जो आया, यही जो 16 मुख्य वर्ग था, उन्हें फाइनली 6 मुख्य वर्ग में बांट दिया गया। 6 मुख्य वर्ग जो आज आप वर्तमान में अध्ययन करते हैं, 6 मुख्य वर्ग। अब ये 6 मुख्य वर्ग कौन कौन से, वो हम नाम को देख लेते हैं। फिर और जब हम दूसरा लेक्चर लाएंगे तो उसमें वो आपको डिटेल कराया जाएगा। फिलहाल नाम को देखने के बाद भी जो इम्पोर्टेंट होगा वो है भारतीय वनस्पति प्रदेश, उसे हम मैपिंग भी करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। वो 8 आपको वनस्पति प्रदेश बताए जाएंगे यहाँ पर, तो बने रहिए हमारे यहाँ इस लेक्चर में। फिलहाल हम बात करते हैं 6 मुख्य वर्ग की। तो पहला नाम आपको मिलेगा उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन, सदाहरित वन, ये आप याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए तो कहाँ मिलेगा, चलिए मैपिंग भी करते चलते हैं हम। नॉर्मल तौर पे मैपिंग में आपको बता दिया जाए, ताकि मैप जब बनाएं तो इजीली जो है स्टूडेंट्स को समझ में आने लगता है चीज़ें। अगर हम बात करें यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन की, नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जैसे कि ये पश्चिमी घाट में आपको उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक स्थान आपको बता दिया गया, ये है पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र। ठीक, नंबर 1 डाल दिया जाए यहाँ पे 1। दूसरा आपको मिलेगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। अब ये शुष्क पर्णपाती वन आपको कहाँ मिलेंगे? ये उस स्थान पर मिलेंगे जहाँ पे वर्षा थोड़ी कम दिखाई दे रही है और जो वृक्ष है वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। नवंबर से मई माह की जब आप बढ़ते जाते हो और शुष्क ऋतु वहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर जो वृक्ष है वो अपनी पत्तियों को
गिरा देंगे। ये कहलाते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तृतीय की अगर हम बात करें, तीसरे की अगर हम बात करें तो कहां पर दिखाई दे रहे हैं या फिर कौन सा नाम है वो, तो नाम आप याद रखिए अर्ध मरुस्थलीय या फिर आप इसे कहोगे मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय व मरुस्थलीय वन, या फिर आप इसे अन्य नाम से जानते हुए कांटेदार वन। तो ये कहाँ पे मिलेगा, तो उदाहरण के तौर पर आप राजस्थान वाले क्षेत्रों में जा सकते हो जहाँ पे थोड़ी कटीली झाड़ियां मिल रही है आपके पास, तो ये राजस्थान वाले क्षेत्र में आपके पास मिलेगा। यहाँ पे पोजीशन दे देता हूँ, तीसरा नंबर। चलिए, राजस्थान वाले कटीली क्षेत्र में आपके पास दिखाई दे रहा है, कटीली झाड़ियां वहां पे पाई जाती है। शुष्क वहां पर वातावरण आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो झाड़ियां कटीली हो गई। कटीली क्यों होती है, क्योंकि आप जानते हो पत्तियां अगर जितनी ज्यादा चौड़ी रहेगी उतना अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा, और वहां पे क्योंकि पानी की कमी है तो वो स्वयं ही प्राकृतिक तौर पर अपने आप को या फिर पत्तियां वहां पे कांटे के तौर पर दिखाई देगी। तना जो है मोटा दिखाई देगा और बौने वृक्ष यहाँ पर दिखाई देते हैं। झाड़ियों की बात चलिए कहाँ पर, अर्ध मरुस्थलीय व मरुस्थलीय। चतुर्थ की अगर बात किया जाए, चौथा, तो चौथे पे आप ले सकते हो जैसे कि ज्वारीय वन, ज्वारीय, या फिर आप इसे कह सकते हो डेल्टाई वन। अब ये डेल्टाई वन कहाँ मिलेगा, डेल्टाई वन मतलब कि यहाँ पे मैंग्रोव वृक्षों की बात की जा रही है। उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जैसे कि आप जा सकते हो डेल्टा प्रदेश में, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, ये पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, जहाँ पे आपको यहाँ गंगा के मुहाने में डेल्टा प्रदेश मिलता है और वहां पे डेल्टाई वन मतलब मैंग्रोव वृक्ष यहाँ पर पाए जाएंगे। 4 तो ये हो गया। 5वें की अगर बात करना जाए तो चलिए देखते हैं कि 5वां आपको क्या दिखाई देता है। 5वें में उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए पर्वतीय वन। चलिए, पर्वतीय वन। अभी जो पर्वतीय वन है ये आपको यहाँ हिमालय वाले क्षेत्रों में भी मिल सकता है, मिलेगा ही हिमालय वाले क्षेत्र में। आप चाहो तो प्रायद्वीपीय पठार के जो पठारीय पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ये पर्वतीय वन दिखाई देते हैं। लास्ट जो है वो है घास का मैदान। ये 6 मुख्य वर्ग है। 6वां है घास का मैदान। अब घास के मैदान की अगर बात की जाए तो घास का मैदान आया कैसे, तो वो पत्तियां, माफ करिए, वो जो वृक्ष है जो कि शुष्क ऋतु के चलते अपनी पत्तियां झड़ा दे रही है, उसके पश्चात जब आप उसे देखोगे तो एक घास के मैदान का स्वरूप यहाँ पर दिखाई देता है। और ये घास के मैदान के तौर पर आप मैदानी इलाकों में चले जाइए, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, तो ये थे 6 मुख्य वर्ग जो कि चैंपियन और सेठ के द्वारा वर्गीकृत किया गया भारतीय वनस्पति का। अब इसी में ही हम देखते हैं भारत के मुख्य वनस्पति प्रदेश। तो चलिए, टॉपिक है अब हमारा भारतीय वनस्पति प्रदेश, भारतीय वनस्पति प्रदेश। और ये मिलेगा आपको 8। इसे हम मैपिंग के चलते देखते हैं वनस्पति प्रदेश। तो पहला पॉइंट कितने हैं, तो आप याद रखोगे 8 प्रदेश यहाँ पर देखने मिलेगा। और वो 8 प्रदेश जो है उसका वर्गीकरण किसने किया, किसने बताया, तो नाम आप जानोगे, वो है सीसी काल्डर। क्या कहा जा रहा है आपको, सी काल्डर। इनके द्वारा ये भारतीय वनस्पति प्रदेश का वर्गीकरण किया गया है। अब हम नाम हमें देखना होगा और स्थान देखना होगा। तो चलिए मैपिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप का आउटलाइन आपको दिया जा रहा है ताकि इजीली आप चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पूर्वी हिमालय का क्षेत्र। पहला पॉइंट क्या रखा जा रहा है, 8 प्रकार से हमें क्या करना है, वनस्पति प्रदेशों को बांटना है। तो पहला जो है पूर्वी हिमालय प्रदेश, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इसे समझ लेते हैं हम नाम के अनुसार।
पूर्वी हिमालय प्रदेश। अब देखिए पूर्वी हिमालय प्रदेश की बात चल रही है ना, तो आप यहाँ पर क्या लीजिए, यहाँ पर मिलेगा आपको सिक्किम वाला क्षेत्र, सिक्किम ले लीजिए, सिक्किम हो गया। सिक्किम के साथ ही साथ यहाँ नीचे आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल का उत्तर पश्चिमी भाग, और ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो कवर करेगा वो है पूर्वी हिमालय प्रदेश, मतलब पूर्वी हिमालय वनस्पति प्रदेश। दूसरा अब हम देखते हैं, दूसरा वो है उत्तर पश्चिमी हिमालय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी हिमालय प्रदेश। और ये कहां पर मिलेगा, तो इसे हम मैपिंग कर लेते हैं। हिमालय प्रदेश ये मिलेगा आपको उत्तर पश्चिमी भाग, या फिर आप उत्तर वाले क्षेत्र में जाओगे, यहाँ मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साथ यहाँ पर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश, और आप ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र भी ले सकते हो। तो ये जो है ये पार्ट कवर करता है उत्तर पश्चिमी हिमालय प्रदेश। 2 मिल गए हमें सीसी कार्डलर के द्वारा। अब इन्होंने तीसरा भी जो बताया है, क्योंकि हमें 8 प्रदेशों को देखना है यहाँ पे 8, तीसरा जो आएगा वो है असम हिमालय, असम, असम हिमालय प्रदेश की यहाँ पे बात चली है, असम प्रदेश आप लिख लीजिए, असम वनस्पति प्रदेश। और ये जो असम वनस्पति प्रदेश है ये प्रायः कंप्लीट लगभग पूरा का पूरा उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करता है, जहाँ पे असम आएगा, नागालैंड आएगा, मिजोरम आएगा, मणिपुर आएगा, मेघालय आएगा, त्रिपुरा आएगा। ये कंप्लीट क्षेत्र जो है वो असम प्रदेश के अंतर्गत आता है। चतुर्थ की अगर हम बात करें तो गंगा के मैदानी प्रदेश, किसकी बात चल रही है, गंगा मैदानी प्रदेश। अब गंगा के मैदानी प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो अब आप कौन सा क्षेत्र लोगे, यहाँ देखें, यहाँ राजस्थान के ये अरावली, आप यहाँ जानते हैं अरावली है, तो राजस्थान में जो अरावली है उसके पूर्व में, मतलब जहाँ पे आपको कटीली झाड़ियाँ मिल रही है, इसके पूर्व से लेकर के ये पश्चिम बंगाल तक आप चले जाओगे, पश्चिम बंगाल तक। पश्चिम बंगाल तरफ झाड़ियाँ कैसे मिलेगी भाई, अरावली के पूर्व में तो कटीली झाड़ियाँ मिल रही है, मगर आपको सदाहरित यहाँ वन मिल रहे हैं या डेल्टाई वन मिल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है ये कहलाता है गंगा के मैदान का प्राकृतिक प्रदेश। वैसे ही चतुर्थ में हम तो पहुंच चुके थे, पांचों में हम चलेंगे, तो पांचों आप याद रखोगे, सिंधु, सिंधु मैदानी प्रदेश। अब इस सिंधु का मैदान प्राकृतिक प्रदेश में कौन कौन सा स्थान लेंगे, तो इस स्थान के लिए आप क्या लीजिए, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपको ये राजस्थान वाला क्षेत्र, आप गुजरात का कच्छ वाला पार्ट लीजिए, उसके साथ यहाँ आ जाएगा पंजाब, और ये ले लीजिए आप हरियाणा वाला क्षेत्र। तो ये जो पूरा कवर करेगा वो सिंधु मैदानी प्रदेश। अब हम चलते हैं छठे पार्ट में, छठवा। तो छठवा में आप ले लीजिए पूरा का पूरा कंप्लीट दक्कन प्रदेश, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दक्कन पठारी प्रदेश। अब दक्कन पठारी प्रदेश की अगर बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत का ये लगभग पूरा पूरा क्षेत्र ये अपने आप में संभाल लेता है, ये वाला भाग लगभग। तो ये आ जाएगा आपके पास एक छठवां नंबर का भारतीय वनस्पति प्रदेश। सातवें में हम कौन सा स्थान ले सकते हैं, तो सातवें में आप ले सकते हो मालाबार प्राकृतिक प्रदेश। अब मालाबार प्राकृतिक प्रदेश कहाँ आएगा, पहले से लिख लेते हैं हम, क्योंकि विद्यार्थियों को फैक्ट याद रहना जरूरी है। मालाबार प्राकृतिक प्रदेश, अब मालाबार प्राकृतिक प्रदेश कहाँ मिलेगा, तो आप उसके लिए क्या करिए, ये देखिए यहाँ पर मिलेगा खंबात की खाड़ी, और इस खंबात की खाड़ी से आप सीधा चले जाइए यहाँ पे तमिलनाडु के केप कोमोरिन या कन्याकुमारी तक। तो ये जो क्षेत्र है ये मालाबार प्रदेश है। 7 हो गए। आठवां बहुत ही आसान है। 8वें के लिए आप चले जाइए अंडमान और निकोबार, मतलब ये 8वां है। क्या कहा गया आपके पास, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार वाला जो है वो 8वां प्राकृतिक प्रदेश है। और ये जो अंडमान निकोबार है इसे भूमध्य रेखीय जलवायु भी यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि इसका अगर आप अक्षांशीय स्थिति देखोगे तो विषुवत रेखा के पास दिखाई देती है, लगभग 6 डिग्री 4 मिनट। तो ये था हमारा आज का ज्योग्राफी टॉपिक, जिसमें कि आपको वनस्पति क्या है बताया गया, प्राकृतिक वनस्पति क्या है बताया गया, फिर आपको उसके कारक क्या है जो मानवीय हस्तक्षेप करते हैं, फिर यहाँ पर आपको भारतीय वनस्पति प्रदेश बताया गया, और इससे पूर्व चैंपियन और सेट के द्वारा भारतीय वनस्पति के वर्गीकरण आपको बताया गया। आने वाले लेक्चर में अब यही सारी चीजें आपको कंप्लीट डिटेल में बताई जाएगी, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।